नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लेके आए हैं क्विक रिव्यू सेशन। बुलेट्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं और ये बुलेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एमपीसीएचओ के एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के बेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी और बुलेट्स पॉइंट जो कि एमपीसीएचओ के एग्जाम में पूरी मदद करेंगे अपनी, ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन कर पाए। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो सेशन की। आप लोगों से गुजारिश है शेयर जरूर करें, शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो मैक्सिमम लोगों के लिए मददगार बन सकता है। और मददगार बनिए, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जो शिद्दत से मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो हथियार आपके पास में रहेगा वो रहेगा आपकी नेकी। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन इस वीडियो सेशन की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो डिस्टेंस होती है इंसीजर टीथ की टॉप ऑफ द स्टोमक इज 38 टू 40 सेंटीमीटर मैन के अंदर और 36 टू 38 सेंटीमीटर जो है वो वुमन के अंदर लेंथ होती है। और किसकी लेंथ होती है? लेंथ होती है आपके टीथ से लेके अपर पार्ट ऑफ स्टोमक की, जहां से एनजी ट्यूब आप इंसर्ट करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लोजली एसोसिएटेड होता है डेंटल कैविटी से, उसको स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोला जा रहा है? जो पैरोटिड है वो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पेयर के अंदर होती है, 3 पेयर्स होती है, और पैरोटिड उनमें सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती है, पेयर्स में होती है। पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मम्स के अंदर। मम्स एक वायरल डिजीज है, मिक्सो वायरस की वजह से होती है, और उसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरोटिडाइटिस हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और ये मम्स में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड। अगली इंपॉर्टेंट बात है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विद लॉन्गेस्ट डक्ट। लार्जेस्ट पैरोटिड और लॉन्गेस्ट डक्ट वाली जो ग्लैंड है उसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा, इन ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को सिक्रेट करना। इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोसाइटिस एक वर्ड है और इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। टंग के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस होने का रीजन जो होता है वो होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्लोसाइटिस और ओरल स्टोमेटाइटिस होता है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से स्टोमेटाइटिस होता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, और ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है, और इसको नाम दिया जाता है राइबोफ्लेविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात देखिएगा, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडिनम के अंदर होता है। ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जवाब है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? ड्यूडिनम कहलाता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नॉन एज ड्यूडिनम। दूसरा जेजुनम और फिर इलियम। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट लाइन है, लियोमायोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेनाइन इसोफेजियल ट्यूमर। बेनाइन इसोफेजियल ट्यूमर जो होता है उसका मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो लियोमायोमा होता है। और अगर मैलिग्नेंट इसोफेजियल ट्यूमर की बात करूं तो वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इसोफेगस। बेनाइन ट्यूमर की बात करूं तो लियोमायोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं तो यह है एडिनोसार्कोमा, एडिनोकार्सिनोमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिएगा, अगली बात बोली जाती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है गट की उसको सब म्यूकोजा कहते हैं। सब म्यूकोजा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, इस तरीके से 1 by 1 स्टोमक की लेयर होती है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर जो होती है वो सब म्यूकोजा को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी याद रख लीजिएगा, काम आएगी जिंदगी भर। अगली बात है, सिग्गम इज द थिनेस्ट मस्कुलर वाल। सिग्गम इज द थिनेस्ट मस्कुलर वाल, मोस्ट वल्नरेबल है परफोरेशन के लिए, क्योंकि बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है सिग्गम, इसलिए इसमें परफोरेशन होने की संभावना ज्यादा होती है, और लीस्ट वल्नरेबल है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए।
बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है, परफोरेटेड जल्दी होती है, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की संभावनाएं कम होती है। ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं होता है, किसके अंदर? सिक्कम के अंदर। एंड सिक्कम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सिक्कम, देन कोलन, देन रेक्टम, है कि नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि सिक्कम। करेक्ट बात है कि सिक्कम जो है वो थिनेस्ट मस्कुलर वाल्व है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाइडेस्ट पोर्शन है कोलन का। सिक्कम जो है वो कोलन का सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है, कोलन का सिक्कम। अगली इंपॉर्टेंट बात है, सबसे नैरो पार्ट जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। सबसे नैरो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। और सिग्मोइड कोलन वो जगह है जो ज्यादा नैरो हो जाती है हर्शूस्प्रिंग्स डिजीज के अंदर। हर्शूस्प्रिंग्स डिजीज जो होती है, इसमें से एरिया में नर्व सप्लाई गड़बड़ हो जाती है, एक एग्लोनिक कंडीशन होती है, और न्यूबॉर्न बेबी में कंजेनाइटल होती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनती है हर्शूस्प्रिंग डिजीज। अगली इंपॉर्टेंट बात है, जो असेंडिंग कोलन है वो शॉर्टेस्ट पार्ट है कोलन का। कोलन का सबसे शॉर्ट पार्ट है असेंडिंग कोलन। सबसे लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे नैरो पार्ट होता है सिग्मोइड कोलन, और सबसे वाइड पार्ट होता है सिकम। सिकम इज द वाइड, सिग्मोइड इज द नैरो, और असेंडिंग कोलन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलन। अगली इंपॉर्टेंट बात है, जो एरिया है कोलन का वो लीस्ट विजुअलाइज होता है बेरियम स्टडी के अंदर, वो होता है सिग्मोइड कोलन। बेरियम स्टडी के अंदर सबसे लीस्ट विजुअलाइज जो एरिया होता है वो सिग्मोइड कोलन होता है। बेरियम एक्सरे जब करते हैं तो बेरियम सल्फेट काम में लिया जाता है, BaSO4। बेरियम सल्फेट काम में लिया जाता है बेरियम एक्सरे के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, जो फर्स्ट ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है सीए स्टोमक के अंदर, वो लीवर होता है। सीए स्टोमक के अंदर सबसे पहले अफेक्ट होने वाला जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? लीवर। सीए स्टोमक मतलब स्टोमक का कैंसर, और स्टोमक के कैंसर में सबसे पहले अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर। अगली देखिएगा, एच पाइलोरी, जिसकी फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर करता है। ये रिस्क फैक्टर है इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ सीए स्टोमक का। हेलिकोबैक्टर इज ए रिस्क फैक्टर फॉर इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कैंसर ऑफ स्टोमक, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट बात है, इस एच पाइलोरी का पता लगाने का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। एच पाइलोरी का पता लगाने का जो टेस्ट होता है ब्रेथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एच पाइलोरी टेस्ट का नाम है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी याद ध्यान रख के कान खोल के सुनिएगा, जीआई सिस्टम की सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात बता ही देता हूं, एक साइन है मर्फी साइन, और दूसरा साइन यहाँ पे देखने को मिलता है कुलेन साइन। दोनों साइन इंपॉर्टेंट है। मर्फी साइन देखने को मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द गोल ब्लाडर एंड बाइल डक्ट। उनका इन्फ्लामेशन जो है वो कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। और हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस का साइन होता है कुलेन साइन। तो मर्फी साइन है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, और हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस का साइन होता है कुलेन साइन। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, आगे लेके चलता हूं। हिमेटेमेसिस, हिमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। हिमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। अगर आपके वोमिटस के अंदर ब्लड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हिमेटेमेसिस। इसके अलावा एक वर्ड और होता है हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम। अगर आपके स्पूटम के अंदर, आपका जो स्पूटम है उसमें ब्लड है, उसको हिमोप्टाइसिस कहते हैं। एक होता है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है अगर आपके यूरिन में अगर ब्लड है उसको बोलते हैं हिमेचूरिया, हिमेचूरिया। एक होता है मेलेना। मेलेना का मतलब होता है अगर आपके स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, हिडन ब्लड प्रेजेंट है फीकल मैटर में, उसको मेलेना बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है इक्टर्स। इक्टर्स मतलब जॉन्डिस। जॉन्डिस इज ए साइन दैट इज प्रेजेंट इफ द पेशेंट हैव एक्सपीरियंसिंग हिपेटिक कोमा। अगर मरीज को हिपेटिक कोमा हो रहा है तो उसका फर्स्ट साइन है इक्टर्स या जॉन्डिस। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम समझते हैं। बात बोली जा रही है SGOT और SGPT। SGOT को हम बोलते हैं AST और SGPT को होते हैं ALT। ये दोनों का रेशियो मोर देन 3:1 हाईएस्ट सजेस्ट करता है एल्कोहलिक लिवर डिजीज। इन दोनों का रेशियो 3:1 से ज्यादा एल्कोहलिक लिवर डिजीज को बताता है।
AST अगर ALT से ज्यादा है तो सिरोसिस है। AST को आप SGOT बोल सकते हो और ALT को आप SGPT बोल सकते हो, और OT जो है वो PT से अगर ज्यादा है तो ये सिरोसिस को इंडिकेट करता है, लीवर सिरोसिस को इंडिकेट करता है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, केज CAG, केज की क्वेश्चनरी चलती है। ये क्वेश्चनरीज हम साइकेट्री के अंदर पढ़ते हैं, और केज क्वेश्चनरी जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है अल्कोहल डिपेंडेंट एंड एब्यूज। जो मरीज अल्कोहल डिपेंडेंट होता है, अल्कोहल एब्यूज होता है, उसमें केग क्वेश्चनरीज काम में ली जाती है। ये क्वेश्चनरी जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाती है अल्कोहल डिपेंडेंस और अल्कोहल एब्यूज वाले मरीजों की। अगला है जो नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर होता है। नॉर्मल पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O is the normal portal vein pressure. It is the normal portal vein pressure 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। आगे लेके चलता हूँ। ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइट, ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइट जो है वो देखने को मिलती है क्रोनिक वायरल हिपेटाइटिस के अंदर। अगर मरीज को क्रोनिक वायरल हिपेटाइटिस है तो आपके लीवर के अंदर ग्राउंड ग्लास हिपेटाइटिस का पैटर्न देखने को मिलेगा। ग्राउंड ग्लास टाइप की सेल जो होती है वो लीवर, अगर आपके लंग्स में देखने को मिले तो आपको कोरोना सस्पेक्टेड किया जाता है या कोरोना होता है, और अगर लीवर में मिले तो मरीज को क्या है, क्रोनिक वायरल हिपेटाइटिस। अगली इंपॉर्टेंट बात, बीमारी है विल्सन डिजीज। बीमारी है विल्सन डिजीज, ये डिसऑर्डर है कॉपर मेटाबॉलिज्म का। विल्सन डिजीज किसका डिसऑर्डर है, कॉपर का मेटाबॉलिज्म का। और अगर कॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा तो ये आई के अंदर जाके डिपॉजिट होएगा। किसके अंदर, आई के अंदर। और जब कॉपर आंख के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है तो आंख के अंदर एक रिंग बन जाती है, उसको नाम देते हैं KF रिंग। क्या नाम देते हैं, KF रिंग। कॉपर जब आंख के अंदर जाके डिपॉजिट होता है न्यूबॉर्न बेबी में, KF रिंग। अगर किसी बेबी में KF रिंग मिल रही है आंख के अंदर तो उसका डायग्नोसिस होता है विल्सन डिजीज, और कारण है कॉपर का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाना। नेक्स्ट है होमोक्रोमेटोसिस। दो वर्ड होते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं होमोसिडेरोसिस, एक पढ़ते हैं होमोक्रेमेटोसिस। ये होमोक्रेमेटोसिस, होमोक्रेमेटोसिस का मतलब होता है अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन वेरियस ऑर्गन। बॉडी के वेरियस ऑर्गन में स्टोर फॉर्म आयरन ज्यादा हो गया, फेरिटिन का लेवल ज्यादा हो गया और आयरन बहुत ज्यादा ऑर्गन के अंदर इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं हीमोक्रेमेटोसिस। और एक वर्ड होता है हीमेसिडेरोसिस, जो इकट्ठा हुआ आयरन है उसे बॉडी के सेल और टिश्यू को नुकसान पहुंचने लग गया, उसको बोलते हैं हीमेसिडेरोसिस। तो हीमेक्रेमेटोसिस और हीमेसिडेरोसिस दो वर्ड यहाँ पे होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलता हूँ। अगली बात बोली जा रही है, जो कर्लिंग अल्सर है वो कॉम्प्लिकेशन है बर्न। बर्न के अंदर बनते हैं कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर बर्न वाले मरीज में बनते हैं। और ये गैस्ट्रोड्यूडिनल अल्सर है जिसका कोजेज होता है जनरलाइज्ड स्ट्रेस रेस्पॉन्स दैट रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन का तो ज्यादा होना और म्यूकस का जो है डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाना म्यूकस का, और उसकी वजह से स्टोमक के अंदर अल्सर बनते हैं। बर्न वाले मरीज में नाम देते हैं उसको कर्लिंग अल्सर, याद रख लीजिएगा। हॉलमार्क फाइंडिंग पूछी है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की, वो होती है पेरिकार्डाइटिस फ्रिक्शन रब। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की हॉलमार्क साइनिंग होती है पेरिकार्डाइटिस फ्रिक्शन रब, याद रख लीजिएगा, बातें इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए अगर पेरिकार्डाइटिस का तो होता है कॉक्सैकी वायरस ग्रुप बी ग्रुप का कॉक्सैक्सी वायरस जो होता है वो पॉजिटिव ऑर्गन होता है पेरिकार्डाइटिस का। आगे लेके चलता हूं, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथेटर को अगर आप सब क्लेवियन और जुगुलर वेन के अंदर प्लेस करते हो तो आपका कारण होता है सेंट्रल लाइन लगाना। वहां पे जो कैथेटर लगता है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन जो है उससे हम देते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन, हाइपरटोनिक टाइप के न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट की डेक्सट्रोज फॉर्म, प्रोटीन का एमाइनो एसिड फॉर्म और फैट का इमल्सिफाइड फॉर्म। पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर आप किसी मरीज को देते हो तो सेंट्रल लाइन लगानी पड़ेगी। सेंट्रल लाइन सब ग्लेवियन और जुगुलर वैन के अंदर लगती है, गले के अंदर होती है ये दोनों ही वैन। जुगुलर वैन एग्जैक्टली गले की, सब क्लेवियन वैन क्लेविकल बोन के नीचे लगती है सेंट्रल लाइन, सेंट्रल कैथेटर। जैसे पेरिफेरी में लगता है कैनुला, जैसे सेंट्रल में लगती है सेंट्रल लाइन, जुगुलर वैन, सब क्लेवियन वैन में। नेक्स्ट देखिएगा, जीईआरडी का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बोलते हैं बेरट इसोफेगस। जीईआरडी का जो कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन को नाम दिया जाता है बेरट इसोफेगस। क्या बोला जाता है, बेरट इसोफेगस। और ये कंसिडर्ड किया जाता है प्री कैंसरस लीजन इन इसोफेजियल कैंसर। इसोफेजियल कैंसर का प्री कैंसरस लीजन होता है बेरेट इसोफेगस, और बेरेट इसोफेगस जीईआरडी का कॉम्प्लिकेशन है।
जीआरडी का कॉम्प्लिकेशन है बैरेट इसोफेगस, और ये कंसिडर्ड किया जाता है प्री कैंसरस लीजन इसोफेजियल कैंसर के अंदर। बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंट ऑफ बोवल साउंड। एब्डोमेन का डिस्टेंडेड होना, बोवल साउंड का एब्सेंट होना एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में पैरालाइटिक इलियस को इंडिकेट करता है। एब्डोमेन का डिस्टेंडेड होना, बोवल साउंड का एब्सेंट होना एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में, इन दोनों चीजों का होना किसको इंडिकेट करता है? पैरालाइटिक इलियस को, पैरालाइटिक इलियस को इंडिकेट करता है। बात बहुत पते की है, आगे लेके चलता हूं। अगली स्लाइड यहाँ पे पूछी जा रही है आपको कि जो निशान टपट फंडोप्लिकेशन होता है, ये सबसे कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है जीआरडी के ट्रीटमेंट के अंदर। जीआरडी के ट्रीटमेंट के अंदर निशान टपट फंडोप्लिकेशन जो है ये कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जीआरडी के अंदर। अगली बात बोली जा रही है, हेलिटोसिस का मतलब होता है फाउल स्मेलिंग ब्रेथ। जब मरीज में ब्रेथ जो होती है वो फाउल स्मेलिंग हो जाती है तो इसको हेलिटोसिस के नाम से जाना जाता है। हेलिटोसिस इज द फाउल स्मेलिंग ब्रेथ, देखने को मिलती है किसी भी इंडिविजुअल में फाउल स्मेलिंग ब्रेथ, इसको हेलिटोसिस बोलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है, मैकबर्नी जो पॉइंट होता है वो लोकेट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में जो पॉइंट होता है उसको मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इट इज सिचुएटेड एट दी 1/3 ऑफ द डिस्टेंशन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड टू दी अम्बिलिकस और नेवल। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्बिलिकस और नेवल से 1/3 है ना, 1/3 सिचुएटेड होता है, बीचों बीच होता है। नाम देते हैं इसको मैकबर्नीज पॉइंट, और ये हॉलमार्क लैंडमार्क है अपेंडिसाइटिस का, जहाँ पे एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेन फील किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि जिस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होता है उसको यूजुअली वो एग्जिबिट करता है रिबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट पे उसको रिबाउंड टेंडरनेस होती है और इसको ब्लम्बर साइन के नाम से जानते हैं, इसको ब्लम्बर साइन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें है तीनों ही, मैकबर्नीज साइन, रिबाउंड टेंडरनेस और ब्लमबर्ग साइन, तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हर्ट बर्न, इसी को अपन रीगर्जिटेशन कहते हैं, और साथ में डिस्फेजिया हो रहा हो, रीगर्जिटेशन हो रहा हो, पायरोसिस हो रहा हो, हर्ट बर्न हो रहा हो, तीनों ही क्लासिकल साइन है जीआरडी के। किसके क्लासिकल साइन है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और जीआरडी जो बीमारी होती है ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसके लूज होने की वजह से होती है, जिससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में आते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट में एसिड होता है, इसोफेगस को जलाता है, तो चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न होता है। इसके अलावा रीगर्जिटेशन बोलते हैं इसको, जब इसोफेगस का सामान, स्टोमक का सामान इसोफेगस में आता है। और डिस्फेजिया तो होगा ही होगा, क्योंकि जब वहां पे जला हुआ होगा तो खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी, पेन फील होगा। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों ही कार्डिनल साइन है जीआरडी के। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, एच पाइलोरी जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये पॉजिटिव एजेंट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पॉजिटिव एजेंट है एच पाइलोरी, याद रख लीजिएगा, बातें इंपॉर्टेंट है। डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का। अगर आप स्टोमक को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद में उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें फास्ट एम्प्टिंग होती है। क्या होती है? फास्ट बोलो या क्विक बोलो, क्विक एम्प्टिंग, क्विक एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक इन द इंटेस्टाइन। स्टोमक की क्विक एम्प्टिंग होती है, फास्ट एम्प्टिंग होती है इंटेस्टाइन के अंदर, डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और ये कॉम्प्लिकेशन है किसका? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का। नेक्स्ट देखिएगा, वेस्ट ऑफ हिप रेशियो 0.8 नॉर्मल, इफ ग्रेटर इट इंडिकेट हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर हिप का रेशियो लेस देन 0.8 है, ये नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा हो तो ये ओबेसिटी को इंडिकेट करता है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम जो होता है ये एक रेयर कंडीशन है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन और गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन और एलिवेटेड गैस्ट्रिन लेवल एंड गैस्ट्रिनोमा ऑफ पेनक्रियाज। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, हालांकि ये बात बहुत टफ है और एमपीसीएचओ में थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टोमक के अंदर, इसके सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा,
अगली इंपॉर्टेंट बात है कि पर्निशियस एनीमिया इज ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल गैस्ट्रेक्टमी। जब आप टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे तो वहां पे क्या नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। अब B12 का इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो B12 का क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, जिसको नाम देते हैं पर्निशियस एनीमिया। बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे लेके चलता हूं। IBD, that is inflammatory bowel disease, is an autoimmune disease that include Crohn's disease and ulcerative colitis। दो बीमारियों को साथ में इंक्लूड करते हैं IBD में। एक होती है Crohn's डिजीज और दूसरी होती है ulcerative colitis, और दोनों मिलकर बनाती है inflammatory bowel disease। वन इज Crohn's disease, वन इज ulcerative colitis, और दोनों मिलकर क्या बनाती है, IBD, inflammatory bowel disease। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रख लीजिएगा। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस वो बीमारी है जिसमें कोलन और रेक्टम इससे स्टार्ट होती है। स्टार्ट इन द रेक्टम एंड मूव इन द कंटिन्यूअल फैशन टुवर्ड्स द सिकम। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है वो कोलन और रेक्टम की होती है। इसकी शुरुआत रेक्टम से होती है और ये कंटिन्यूअसली मूव करती है जो है ऊपर वाले फैशन में, और सिकम की तरफ जाती है। ये है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगला है जो क्रॉन डिजीज है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे लेयर, ऑल लेयर ऑफ बोल वॉल की सारी लेयर इन्वॉल्व होती है क्रॉन डिजीज में। और कैन अकर एनीवेयर इन द जीआई ट्रैक्ट में ये क्रॉन डिजीज कहीं भी हो सकती है। फ्रॉम माउथ टू द एनस, माउथ से लेके एनस तक क्रॉन्स डिजीज कहीं भी हो सकती है। और इसके अंदर बोवल की वाल की लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है क्रॉन्स डिजीज के अंदर। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो कोलन्स और रेक्टम में होती है। रेक्टम से शुरू होती है और सिकम की तरफ आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज। हिमेटोचीजिया का मतलब होता है पासेज ऑफ फ्रेश ब्लड थ्रू रेक्टम। रेक्टम से फ्रेश ब्लड पास कर रहे हैं तो इसको हिमेटोचेजिया कहते हैं। और ओल्ड ब्लड हो तो इसको मेलेना कहते हैं। अगर ओल्ड ब्लड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेना। और फ्रेश ब्लड हो तो उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोचेजिया। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे लेके चलता हूं। मेलेना जो है वो डार्क टेरी स्टूल होता है जिसमें ओकल्ट ब्लड होता है। ओकल्ट का मतलब हिडन, तो हिडन ब्लड होता है। नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेगा। और ये एसोसिएटेड होता है अपर जीआई ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग अपर जीआई की होती है तो मेलेना होता है। जब ब्लीडिंग लोअर जीआई से होती है तो हिमेटोचीजिया होता है। जैसे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है और वहां पे ब्लीडिंग हो रही है तो हिमेटोचीजिया है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है और ब्लीडिंग हो रही है तो आपका क्या कहलाएगा, मेलिना, हिडन। इंपॉर्टेंट बात है, ओकल्ट ब्लड। एक तो ओरल एरिथ्रोमाइसिन देते हैं और एक नियोमाइसिन देते हैं। ये हमेशा प्री ऑपरेटिव कंडीशन में देते हैं जब आप गैस्ट्रिक सर्जरी करते हैं। किसी भी मरीज की गैस्ट्रिक सर्जरी करने से पहले, सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये दोनों ही दवाइयां जो होती है वो रिड्यूस करती है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट करती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। जो बैक्टीरिया, हेल्दी गट म्यूकोसा के जो बैक्टीरिया है उनके नंबर कम करती है ये दोनों दवाइयां, ताकि मरीज को ऑपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, एनीमा इज यूज्ड टू डिटरमाइन नैरोइंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलोनिक ल्यूमन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है फैट के माल एब्जॉर्प्शन का वो होता है स्टेटोरिया। फैट मेटाबोलाइज अगर नहीं हो रही है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका क्लिनिकल साइन होता है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया में बल्कि फाउल स्मेलिंग येलो ग्रे ग्रीजी स्टूल विद पुट्टी लाइक कंसिस्टेंसी। बल्कि फाउल स्मेलिंग येलो ग्रे ग्रीजी स्टूल विद पुट्टी लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। क्लिनिकल साइन होते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के। अगली इंपॉर्टेंट बात है, विपल नाम का एक प्रोसीजर करते हैं और ये प्रोसीजर करते हैं रेडिकल पेनक्रेटोडुडेनोस्टोमी। रेडिकल पेनक्रेटोडुडेनेक्टोमी जो है इसके लिए करते हैं विपल प्रोसीजर, और ये क्लासिक सर्जरी है पेनक्रियाटिक कैंसर की। विपल प्रोसीजर जो है वो पेनक्रियाटिक कैंसर की क्लासिक सर्जरी मानी जाती है। विपल प्रोसीजर, पेनक्रियाटोडुडेनेक्टोमी, विपल प्रोसीजर क्लासिक सर्जरी है, रेडिकल पेनक्रेटोडुडेनेक्टोमी। अगली इंपॉर्टेंट बात है, रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग पैरासिंथेसिस which will lead to decreased abdominal pressure which can cause vasodilation and shock। किसी को एसाइटिस हुआ, रैपिडली फ्लूइड को आपने रिमूव कर दिया, एसाइटिस वाले फ्लूइड को, तो मरीज किस में चला जाएगा, वेजोडाइलेशन होगा, शॉक में चला जाएगा, रैपिड रिडक्शन की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा, सीजर। इमरजेंसी बेड साइड रखते हैं सीजर। ये तब जरूरत पड़ती है जब मरीज को सैंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगा हुआ है, जिसको इसोफेजियल वेरिसेज होता है, स्टोमक के अंदर कहीं अल्सरेशन होता है,
तो उन अल्सर वाली जगह पे ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग पॉइंट को दबाने के लिए बैलून अप्लाई करते हैं। और ये बैलून होते हैं सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब में। एक होता है गैस्ट्रिक बैलून और एक होता है इसोफेजियल बैलून। दोनों ही जगह पे बैलून को इन्फ्लाम्ड करके वहां पे प्रेशर क्रिएट कराया जाता है। और जब बैलून लगे होते हैं तो संभावना होती है कि जो इसोफेजियल बैलून है उसकी वजह से आगे की तरफ होता है ट्रेकिया, वो दब सकता है ज्यादा प्रेशर हो जाए तो, और उसकी वजह से मरीज को सांस में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही जरा सा भी सांस में दिक्कत के साइन दिख रहे हो, कैंची रखो, धारदार बेड साइड पे तुरंत कट कर दो और बैलून डिफ्लेट होंगे और मरीज को सांस में आराम आ जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब नीड टू बी कट एंड रिलीव प्रेशर इन द ओरोफेरिक्स। गैस्ट्रिक बैलून जो है वो पहले इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेटिंग बैलून, फर्स्ट इन्फ्लेटिंग बैलून गैस्ट्रिक होता है सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब के अंदर, और इसोफेजियल बैलून को सबसे पहले डिफ्लेट करते हैं। फर्स्ट डिफ्लेटिंग बैलून इसोफेजियल होता है, फर्स्ट इन्फ्लेटिंग बैलून गैस्ट्रिक होता है। दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेशेंट रिसीव लैक्टुलोज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हिपेटिक एनकेफेलोपैथी। हिपेटिक एनकेफेलोपैथी के मैनेजमेंट में लैक्टुलोज मरीज को दिया जाता है। कम शुड बी क्लोजली मॉनिटर फॉर वाटरी स्टूल विच इंडिकेट मेडिकेशनल ओवरडोज। हिपेटिक एनकेफेलोपैथी में आपने दिया मैनेजमेंट में लैक्टुलोज, एंड कम शुड बी क्लोजली मॉनिटर फॉर वाटरी स्टूल के लिए मरीज को मॉनिटर करो, जो इंडिकेट करता है कि दवाई का ओवरडोज हो गया। क्योंकि जब लैक्टुलोज दोगे तो वाटरी स्टूल आएगा, बहुत ज्यादा आ रहा हो तो इंडिकेट करता है कि ओवरडोज हो गई। इसका भी ध्यान रखना होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे रहेगी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हिपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे हिपेटाइटिस जो है वो आरएनए वायरस है। हिपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, हिपेटाइटिस बी, याद रखिएगा। पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन विच रेडिएट टू द बैक एंड राइट शोल्डर, ये सजेस्ट करता है कोलिसिस्टाइटिस, और इसका साइन है मर्फी साइन। ये जो साइन है जो शोल्डर में जा रहा है दर्द, इसको मर्फी साइन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मर्फी साइन। मर्फी साइन जो होता है जिसमें पेशेंट कैन नॉट टेक डीप ब्रेथ, नहीं लेता है जब एग्जामिनर का हैंड पास होता है बिलो हिपेटिक मार्जिन बिकॉज ऑफ द पेन इन द पेशेंट फेल्ट इन द कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का इतना खतरनाक पेन है कि मरीज जो है वो दर्द के डर से सांस भी नहीं लेता। इसको मर्फी साइन बोलते हैं। ये मर्फी साइन होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुलन साइन इज द डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेरियम्बलिकल एरिया विजिबल इन द पैनक्रेटाइटिस। कुलन साइन पैनक्रेटाइटिस से संबंधित है, जिसमें एब्डोमेन और पेरियम्बलिकल एरिया जो है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। कुलन साइन की हमने यहाँ पे बात की। अगला है टर्नर साइन जो है, ये ब्लूइश डिस्कलरेशन है। कुलन कैसा था? डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेरियम्बलिकल एरिया, और अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए फ्लैंक विजिबल तो इसको पैनक्रेटाइटिस का साइन है ये भी, कुलन और टर्नर। और ये तो होता है पेरियम्बलिकल एरिया के अंदर कुलन, और फ्लैंक एरिया के अंदर होता है टर्नर। याद रख लीजिएगा, बात है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, पैनक्रियाटिक कैंसर जो है उसका एराइजिंग जो होता है वो हेड ऑफ द पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर का एराइजिंग जो होता है वो हेड ऑफ द पैनक्रियास से होता है। क्ले कलर का स्टूल इंडिकेट करता है साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टूल का कलर क्ले हो जाता है। एडिशन इज द यूनियन ऑफ टू ऑपोजिट टिश्यू सरफेस। दो ऑपोजिट टिश्यू सरफेस की अगर यूनियन हो जाए तो इसको एडिएशन कहते हैं। और एडिशन जब होता है तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा वोलुलस रेफर्स टू द अब्डोमिनल ट्विचिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्विचिंग हो जाए, मोड़ हो जाए तो वोलुलस कहलाता है। इंटुससेप्शन एक बीमारी है, एक कंडीशन है जिसमें एक सेगमेंट जो इंटेस्टाइन का दैट इज प्रॉक्सिमल वो स्लिप हो जाता है दूसरे सेगमेंट के अंदर जो कि उसके बिलो डिस्टल सिचुएटेड होती है, जस्ट लाइक टेलीस्कोप। इसलिए इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इंटुससेप्शन। प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन डिस्टल के अंदर टेलीस्कोप हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, टेलीस्कोप इंटुससेप्शन। कुरांट जेली लाइक स्टूल जो है वो इंटुससेप्शन में ही देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइन का टेलीस्कोप होने की वजह से स्टूल जो होता है वो कुरांट जेली लाइक हो जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो है एक आउट पाउचिंग बल्ज है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये बल्ज जो है वो कंजेनाइटल होता है, जन्म से प्रेजेंट होता है, और ये लेफ्ट ओवर टू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में ये लेफ्ट ओवर हो जाता है। नाम है इसका मैकल्स डाइवर्टिकुलम। एक आउट पाउचिंग है, बल्ज है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बल्ज जो है वो कंजेनाइटल होता है, प्रेजेंट एट बर्थ होता है, एंड इज ए लेफ्ट ओवर टू द अम्बिलिकल कॉर्ड। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। आगे लेके चलता हूं। Hernia. Hernia is a condition which part of an organ is displaced and protrude through the wall of the cavity. Hernia एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ऑर्गन के पार्ट होते हैं वो डिस्प्लेस या प्रोट्रूड हो जाते हैं
वॉल्स एक कैविटी के अंदर, एक कैविटी से दूसरी कैविटी में चले जाना हर्निया कहलाता है। सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया जो है उसको हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरेपी कहते हैं। हर्निया का सर्जिकल रिपेयरमेंट जो है वो हर्नियोरेपी कहलाता है, सर्जरी इसका इलाज है। अगला है जो हर्शोस्प्रंग्स डिजीज है वो ए गैंग्लियोनिक डिजीज है। ए गैंग्लियोनिक का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ गैंग्लियन, और इट इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट है ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जिसमें इनएडिक्वेट मोटिलिटी होती है। और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट जो होती है वो सिग्मोइड कोलन होती है। कौन सी होती है? सिग्मोइड कोलन। और वहां पे एब्सेंट होता है गैंग्लिया। इसी बीमारी को मेगा कोलन कहते हैं, इसी बीमारी को हर्शोस्प्रंग डिजीज कहते हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मॉर्फिन कोज स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द क्लाइंट विद कोलिसिस्टाइटिस एंड पेनकेटाइटिस। अगर मरीज को कोलिसिस्टाइटिस और पेनकेटाइटिस है तो मॉर्फिन नहीं देते, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के अंदर स्पाज्म करेगा। बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये पेनकेटाइटिस के सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाता है पेनकेटाइटिस के अंदर। अगला है जो सिलाइक डिजीज होती है उसको हम ट्रीट करते हैं लाइफ लॉन्ग अवॉइडेंस ऑफ डाइटरी ग्लूटेन। डाइटरी ग्लूटेन को जीवन भर के लिए अवॉइड करते हैं सिलाइक डिजीज के अंदर। और डाइटरी में ब्रो, बार्ले, राई, ओट और वीट ये अवॉइड करते हैं। राइट के अंदर बार्ले, राई, ओट और वीट ये अवॉइड करते हैं। सिलाइक डिजीज में ब्रो जो है उसको अवॉइड किया जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए ये डाइटरी सब्सटेंस काम में लेने पड़ते हैं, बार्ले, राई, ओट और वीट। ग्लूटेन से एंट्रोपैथी होती है। इसमें क्या होती है? ग्लूटेन से एंट्रोपैथी होती है। ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है इंटेस्टाइन की, और ग्लूटेन इन 4 चीजों के अंदर होता है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हॉलमार्क जो हॉलमार्क ऑफ विल्सन डिजीज होती है वो हमने बोला केप रिंग होती है। क्या होती है? केप रिंग। सो कैशर फ्लैशर रिंग बोलो या केप रिंग बोलो, एक ही बात है। ये हॉलमार्क है विल्सन डिजीज का, जिसमें कॉपर का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। अगला है जो ग्रेट टर्नर साइन है और जो कुलियन साइन है वो पेनकेटाइटिस से संबंधित है। ये बातें कई बार पूछी हुई है, याद रख लीजिएगा। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कंडीशन है वो एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है। इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है जो किसकी वजह से होता है? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड फेनिलएलानिन। जो फेनिलएलानिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है, एक इनबॉर्न एरर होता है। बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। कंप्लीट डिस्कशन जो है हम पीडियाट्रिक लेक्चर के अंदर करते हैं नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। कूपर सेल आर द स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस लोकेटेड इन द लीवर। लीवर की जो मैक्रोफेजेज है उसको कूपर सेल के नाम से जानते हैं। लीवर की मैक्रोफेजेस को कूपर सेल बोलते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इन द लीवर बैक्टीरिया दैट आर फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन आर डिस्ट्रॉयड बाय द कूपर सेल। लीवर में वो बैक्टीरिया जो देखने को मिले जो पोर्टल सर्कुलेशन हुआ उसमें, उनको डिस्ट्रॉय किया बैक्टीरिया को, और डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो कूपर सेल करती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रख लीजिएगा। लो रेजिड्यू एंड लो फाइबर डाइट जो है वो रिकमेंडेड की जाती है उस मरीज को जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जो मरीज अल्सरेटिव कोलाइटिस का है उसमें लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट का हमें लेना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन, करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा। ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐप को इंस्टॉल करके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। इसके बाद में इस ऐप के ऊपर सारे फीचर्स आपको खुल जाएंगे। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की वेलकम टेस्ट सीरीज, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स, और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी। कुछ चीजें इस ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इन फ्यूचर आएगी बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें इस पे पेड है। एट प्रेजेंट जो पेड चीज है वो है MPCH और टेस्ट सीरीज। MPCH और टेस्ट सीरीज का प्राइस है ओनली 299, 299, और इसमें आपको मिलने वाले हैं 1000 से 1500 क्वेश्चन, लगभग 1500 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। 5 तारीख को ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, 25 तारीख तक चलेगी। रेगुलर 1 या 2 टेस्ट वहाँ पे अपलोड होते हैं, और हर एक टेस्ट जो अपलोड हुआ है वो भी आपको मिलेगा, और फ्यूचर में होंगे वो भी मिलेगा। 1500 से 1800 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे एग्जाम से तुरंत पहले, बढ़िया रिवीजन कर लेंगे, तो आप एग्जाम में शायद बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। और ये टेस्ट अवेलेबल है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज ही टेस्ट को परचेज करिए और अपने भविष्य को सुखद बनाइए MPCH के एग्जाम को क्रैक करके। टेस्ट सीरीज बहुत मदद करने वाली है इस एग्जाम में आपकी, तो इंतजार किस बात का, अभी फोन उठाइए, फोन पे या गूगल पे करिए 299
और इनको फोन पे या गूगल पे के जो नंबर है वो है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। फोन पे गूगल पे करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है। आपकी टेस्ट सीरीज नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम जो है वो एक्टिवेट कर देगी। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। एमपीसीएचओ के टेस्ट सीरीज के अलावा एमपीसीएचओ का वीडियो लेक्चर भी नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेके आया है। तो अगर आप चाहते हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम की तैयारी की वीडियो लेक्चर्स तो आज ही परचेज कर सकते हैं नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। वीडियो लेक्चर का परचेज करने का तरीका भी सेम है। आपको 1500 ये प्राइस है वीडियो लेक्चर की। कंप्लीट थ्योरी वहाँ पे हम करवा रहे हैं नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर करना चाहते हो, आज ही अप्रोच करिए वीडियो लेक्चर को। और कुछ वीडियो वहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है जो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 20-25 तारीख तक ये चलेगा। तो सारे वीडियो लेक्चर सिलेबस पैटर्न पे तैयार किए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो लेक्चर का तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी लगती है और ये स्टडी लगती है ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम जो है ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी 6 महीने की बैच का टाइम रहता है। 30 के 30 दिन क्लास रहती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट और हर अल्टरनेट डे मिनी टेस्ट के रीड आउट होते हैं और एक कंसेप्चुअल स्टडी कराई जाती है कि एग्जाम में पढ़ना क्या होता है, किस चीज को पढ़ के सफल हुआ जाता है, कौन सी चीज पढ़े कौन सी छोड़े। अगर ये सब जानना चाहते हो तो इंतजार किस बात का, आज ही अप्रोच करिए और 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी ESIC और नॉर्सेट के लिए जरूर करिए टीम नोवेल के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन सुन रहे हैं तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ और नए रिव्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।